नमस्कार, मैं ललित कुमार ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कुछ क्लासों से हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो फोर्थ यूनिट है उसके अंतर्गत हम वैल्यू एजुकेशन और पीस एजुकेशन अर्थात मूल्य शिक्षा और शांति शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और आज की क्लास में भी इसी को जारी रखते हुए शांति शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है व्यक्तिगत विवेकता या पृथकता। अब सामान्य रूप से हम इसके बारे में समझे तो हमारे घर, परिवार और समाज में जो उत्पन्न होने वाली अशांति है उसका मुख्य कारण हम ढूंढे तो हमें मिलेगा कि इसका मुख्य कारण संघर्ष है। और संघर्ष को भी हम मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है मानसिक संघर्ष और दूसरा हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष। अब इन दोनों को समझते हैं कि मानसिक संघर्ष क्या होता है। तो मानसिक संघर्ष से तात्पर्य है कि जब हम समाज में कहीं पर भी हिंसा, लड़ाई झगड़ा, करप्शन आदि होता देखते हैं, लेकिन उनमें सुधार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं या कुछ भी कर पाने की, उसमें सुधार कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ये हमारे मानसिक संघर्ष की स्थिति होती है। जबकि दूसरा प्रकार हमने देखा वो है प्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष जो हम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा संघर्ष तनाव जो होता देखते हैं, उसी को हम प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। तो जब हम व्यक्ति को मानसिक और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के संघर्ष से पृथक होने या उन्हें दूर करने में प्रशिक्षित कर देते हैं, अर्थात इन लड़ाई झगड़ों और विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष है उनसे दूर रहने के लिए प्रशिक्षण दे देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं, तो समाज में निश्चित रूप से शांति की स्थापना हो जाती है। और इस प्रकार शांति शिक्षा जो संघर्ष है उसके पृथक्करण प्रशिक्षण के रूप में स्वीकार की जाती है। इसको और स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो संघर्ष जो है वो पृथक्करण का प्रशिक्षण ही शांति शिक्षा है। यानी संघर्ष पृथक्करण का जो हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वही शांति की शिक्षा है। सामान्य रूप से हम इसको समझें तो हम संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब से दूर रहने के लिए हमें जो प्रशिक्षित किया जाता है या शिक्षित किया जाता है, वास्तव में वही शांति शिक्षा या पीस एजुकेशन है। तो संघर्ष पृथक्करण के लिए जो प्रशिक्षण होता है हमारा, उसके द्वारा समाज में शांति स्थापना की जा सकती है। लेकिन इसके कौन कौन से बिंदु है जिनके माध्यम से हम समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं, तो इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को या कारकों को हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला है मर्यादित व्यवहार, अर्थात हमें संघर्षों से बचाव की सबसे प्रथम विधि मर्यादित व्यवहार ही कहलाता है। जब हमारे द्वारा समाज में जो नियम और परंपराएं हैं इनके विरुद्ध व्यवहार किया जाता है, तब समाज में कैसी स्थिति होती है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का पालन न कर पाना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण करना, ये सभी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। और समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मर्यादित व्यवहार करता है, तो ऐसे समाज में जो अशांति है वो उत्पन्न नहीं हो सकती, अर्थात शांति की स्थापना रहती है। इस प्रकार जो संघर्ष है, इन संघर्षों से बचने का प्रमुख उपाय हम कह सकते हैं कि एक मर्यादित या एमिनेंट बिहेवियर है। अब हम बात करें जो अपने स्टूडेंट्स की, तो जो बालकों को प्राथमिक स्तर से ही मर्यादित व्यवहार करने की शिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वह अर्थात बच्चा, स्टूडेंट, मानसिक और प्रत्यक्ष संघर्ष उत्पन्न करने से बच पाएगा। सेकंड है सामाजिक संबंधों का सर्वोत्तम रूप, यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हमारे जो सामाजिक संबंध है, इसी से हम समाज का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज वो है जो सामाजिक संबंधों का एक रूप है। तो सामाजिक संबंधों का ये जो स्वरूप है, इससे किस प्रकार से हम शांति स्थापना कर सकते हैं? तो
अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब देखा जाता है कि व्यक्ति या हम हैं वो अपने संबंध और दायित्व का उचित प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो संघर्ष की स्थिति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इसको उदाहरण के रूप में लें तो कोई भी एक पड़ोसी देश जब विपदा आती है उस समय अपने पड़ोसी देशों की सहायता नहीं करता है, तो इससे संबंधों में स्वाभाविक रूप से तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके विपरीत पड़ोसी देश प्रत्येक सुख एवं दुख की परिस्थितियों में सम्मिलित होकर उनको सहयोग करता है या कार्य करता है, तो दोनों के मध्य सर्वोत्तम संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार की स्थिति पारिवारिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें भी पाई जाती है। इसलिए शिक्षा का माध्यम से हम यह प्रयास कर सकते हैं कि छात्रों को सर्वोत्तम संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित की जाए। इससे क्या होगा कि वो विद्यार्थी है वो संघर्षों से बच सके। नेक्स्ट है सामूहिक परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अब सामूहिक परिचर्चा से भी संघर्षों से हम बच सकते हैं। अनेक अवसरों पर हम सही तथ्यों और निष्कर्षों पर नहीं पहुंच पाते, अर्थात कई बार होता है कि हम चीज़ अपने दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वास्तव में वो पर्सपेक्टिव होता नहीं है, तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मानसिक संघर्षों की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से एक आम सहमति बन जाती है तथा सभी जो समाज हैं उनको अपनी उस निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे तो दहेज प्रथा है, बालिका शिक्षा और विधवा विवाह आदि पर सामूहिक विचार विमर्श के बाद में और आमजन की हम यानी समाज के लोगों की सहमति और स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं और समाज का जो बड़ा वर्ग है उसके द्वारा स्वस्थ परंपराओं को स्वीकार कर लिया जाता है और इसलिए नवीन विचारों और जो क्रियाएं हैं उनको समाज में क्रियान्वित करने से पूर्व उन पर विचार विमर्श आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामूहिक जो परिचर्चा है उससे भी संघर्ष की स्थिति से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता अर्थात इमोशनल स्टेबिलिटी। तो समाज में अनेक स्थितियों में जो संघर्ष है वो संवेगात्मक अस्थिरता को उत्पन्न कर देता है, यानी इमोशनली रूप से हम भड़क जाते हैं। अनेक प्रकार से हम देखते हैं जो धार्मिक उन्माद होते हैं, धार्मिक दंगे होते हैं, उनमें व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत कोई लाभ या हित नहीं होता है, लेकिन जब धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र इनकी बात आती है तो स्वाभाविक रूप से संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति में व्यक्ति नहीं रह पाता है। तो ऐसी जो संवेगात्मक अस्थिरता है उसके कारण ही समाज में अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं और हम अपने संघर्षों पर नियंत्रण अगर नहीं रख पाते हैं तो उसके कारण हम क्या होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और इससे हमारा व्यवहार हिंसा और विवादपूर्ण हो जाता है तथा हमें शारीरिक और मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं शिक्षा की इसमें क्या भूमिका है। तो एजुकेशन अर्थात शिक्षा के माध्यम से जो संवेगात्मक अस्थिरता है उसको दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं और संवेगात्मक स्थिरता का विकास बालक में जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर है, उसी से कर दिया जाए तो बालक अपने जो संवेग है उन संवेगों पर नियंत्रण रखना तथा दूसरों के जो संवेग और भावनाएं हैं उनका रेस्पेक्ट करना सीख जाएगा। इस स्थिति में समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघर्ष पृथक्करण का जो सबसे एक महत्वपूर्ण उपाय है वो संवेगात्मक स्थिरता का विकास भी माना जाता है। नेक्स्ट हम कारक देखते हैं इसके मनन या चिंतन अर्थात मेडिटेशन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार से मनन चिंतन करके भी संघर्ष की स्थितियों को टाल सकते हैं। तो अनेक अवसरों पर यह भी देखा जाता है कि किसी संघर्ष उत्पन्न करने वाली जो सिचुएशन या स्थिति होती है उस पर मनन या चिंतन किया जाता है तो उस पर सार्थक विचार जो है वो प्रकट होने लगते हैं और
इनसे संघर्षों की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसको उदाहरण के रूप में हम समझें तो किसी की मृत्यु हो जाने पर बहुत मानसिक संघर्ष और दुख स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, परंतु उस पर विचार करने से अनेक ऐसे तथ्य प्रकट हो जाते हैं जिससे मानसिक संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। हम कह सकते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर की मृत्यु होती है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नवीन कपड़े ग्रहण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जीवात्मा है वो नवीन शरीर को ग्रहण करती है। इस प्रकार अनेक अशांति प्रिय और जो संघर्ष प्रदान करने वाली स्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को समाप्त किया जा सकता है और इससे समाज के सभी व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्वास परिवर्तन, बिलीफ चेंजिंग। हमारे पूर्व धारणाएं होती है जिसके माध्यम से हम किसी जड़ विचार से जुड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, लेकिन जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है या जो विश्वास है उसमें परिवर्तन लाके भी हम संघर्षों से बच सकते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा देखा भी जाता है कि किसी भी विश्वास या मान्यता से समाज में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे समाप्त करने के प्रयास भी हमें करने चाहिए या उसे परिवर्तन कर देना चाहिए। हम उदाहरण के रूप में इसको समझे तो जैसे कि मांसाहार है, नॉनवेज लोग खाते हैं, उनको समाज विशेष में उचित नहीं माना जाता है तथा इसे धर्म विरोधी बताया जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शाकाहारी हो जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो धार्मिक उन्माद की स्थिति है, उस स्थिति में धर्मनिरपेक्षता को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए या अपना लेना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस विश्वास के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है उसे त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर अन्य जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रवृत्तियों में परिवर्तन, अर्थात चेंजिंग इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में बदलाव लाकर भी हम संघर्षों से बच सकते हैं। तो सामान्य रूप से आरंभिक काल में जो बच्चे होते हैं उनकी प्रवृत्तियां पशु तुल्य होती है, अर्थात वे सही क्या है गलत है इसके बारे में नहीं समझता है और केवल वो अपने स्वयं के बारे में या स्वयं के हित के बारे में ही सोचता रहता है। जब वे बड़ा होता है या जैसे जैसे उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है तो उसे पारिवारिक शिक्षा और विद्यालय शिक्षा के माध्यम से उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि जो स्वार्थी और पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं वो समाज में कभी भी शांति नहीं ला सकती है और अशांति उत्पन्न करती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिक स्तर से ही बालकों में जो परमार्थ और सार्वजनिक हित या अन्य लोगों के हित की भी बात की जो है भावना का विकास हो जाना चाहिए या भावना जागृत हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे छात्रों में पार्श्विक प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी और एक आदर्शवादी प्रवृत्तियों को स्थान मिलेगा और इससे समाज में शांति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यवहारिक परिवर्तन, अर्थात हमारे बिहेवियर में होने वाले जो चेंज हैं वो किस प्रकार से सहायता करते हैं। तो अनेक अवसरों पर यह देखा भी जाता है कि अनेक व्यक्तियों का व्यवहार सामाजिक व्यवहार के प्रतिकूल और अमर्यादित होता है और शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा समाज में शांति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। और शिक्षा जगत में व्यवहार परिवर्तन की अनेक विधियां प्रचलित हैं जिनके द्वारा असामान्य व्यवहार है व्यक्तियों के उनको सामान्य किया जा सकता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और उसको शांति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापक सोच का विकास। कई बार होता है कि हम संकुचित दायरे में सोचते रहते हैं, तो उस संकुचित सोच के माध्यम से हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें उस व्यक्ति का या समाज के व्यक्तियों में एक ब्रॉड थिंकिंग डेवलपमेंट करनी चाहिए, व्यापक सोच का विकास करना चाहिए, जिससे वो विभिन्न तरीकों से सोच सके और समाज में
शांति स्थापना में अपना योगदान दे सके। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो संकीर्ण सोच और जो स्वार्थवादिता है उससे समाज में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरे जो व्यक्ति है उनका अहित कर देता है। अनेक जैसे लालच के मारे या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अन्य व्यक्तियों का अहित कर देता है। इस स्थिति से बचने के लिए व्यापक सोच का विकास करना आवश्यक है, जो कि हमारी जो मूल्य केंद्रित शिक्षा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, उसके द्वारा ही संभव है। और व्यापक सोच विकसित होने पर जो व्यक्ति है वो आदर्शवादी और उदारवादी व्यवहार प्रकट करता है, जिससे समाज में किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं होती है और वह स्वहित के स्थान पर जो अनेक लोगों या हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक हित है उस पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम संप्रेषण, अर्थात बेस्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। सर्वोत्तम मानवीय व्यवहार और सामाजिक शांति के लिए सर्वोत्तम संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और समाज में अशांति की जो स्थिति है उस समय उत्पन्न होती है जब हम व्यक्ति को अनेक तथ्यों को समझाने में सफल नहीं हो पाते हैं या दूसरे के जो तथ्य है उनको समझाने में असफल होते हैं। और इस प्रकार की जो स्थिति है उससे भ्रम उत्पन्न होता है और समाज में अशांति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी और सरल तरीके से प्रस्तुत करता है और दूसरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी प्रस्तुत करता है कि इन तरीकों से समाधान हो सकता है, तो ये मान लिया जाता है कि वह संप्रेषण में कुशल है। शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक स्तर है, वहीं से अगर हम सभी बच्चों में संप्रेषण कौशल को विकसित कर देते हैं तो इससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के जो विचार हैं उन विचारों को सही रूप में समझता है और समाज में गलतफहमी या जो अफवाह है वो नहीं फैल पाती है और समाज में स्वतः शांति की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की पहचान, अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, यानी हमारी मूल आवश्यकताएं क्या है। तो व्यक्ति में समाज की जो आवश्यकताएं उनको पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। जब हम दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पहचान करते हुए अपना व्यवहार प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से एक और व्यक्ति के सम्मुख होगा, वहीं दूसरी ओर जो है समाज में शांति की स्थिति बन जाएगी। और शिक्षा के माध्यम से छात्रों का जो मानसिक स्तर है वो कम से कम इतना ऊंचा अवश्य ही उठा देना चाहिए जिससे कि छात्र एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, उनको पहचान सके और उसके अनुसार अपने कार्य और व्यवहार को निर्धारित कर सके। इस प्रकार जो छात्र हैं वो मानसिक संघर्ष से दूर रहने में प्रशिक्षित होंगे तथा एक दूसरे के लिए उपयोगी कार्य कर सकेंगे, जिससे क्या होगी कि समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच का विकास, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हम सकारात्मक सोच के माध्यम से ही अनेक संघर्षों की स्थितियों को समाप्त कर सकते हैं। तो अनेक अवसरों पर यह देखा भी जाता है कि हम व्यर्थ चिंतन करके अपने लिए मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये साइकोलॉजिकली होता है। जो घटना घटी नहीं है उसके बारे में हमारे मन में विचार लाकर या सोचकर हम चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार की जो सोच है उस सोच को हम नेगेटिव या नकारात्मक सोच कहते हैं। और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति संघर्ष की परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, अर्थात कठोर से कठोर उसको निर्णय लेना हो या ऐसी परिस्थितियां आए जहां पर एक निर्णय से काम नहीं चल सकता है, वहां पर वो युक्ति युक्त निर्णय लेकर और संघर्षों की स्थिति से टल सकता है, बच सकता है। और इससे उसका जो कार्य व्यवहार है वो उचित और उपयुक्त होगा।
तथा जो समाज है हमारा उसमें किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं होगी और इस प्रकार समाज के सभी व्यक्ति सकारात्मक सोच से संपन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो है उत्तरदायित्व की भावना का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जो उत्तरदायित्व है उनकी भावना का विकास करना चाहिए। हम उचित प्रकार से हमारे क्या क्या कर्तव्य या उत्तरदायित्व है, ड्यूटी हमारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका हमें अच्छी तरह से भान हो या समझ हो तो हम संघर्ष की स्थितियों को टाल सकते हैं। अनेक अवसरों पर समाज में संघर्ष या द्वेष की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या हम कह सकते हैं कि उससे अधिक काम लिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में उत्तरदायित्व और जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी भावना विकसित कर दी जाए, जिससे वे पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने लगेगा और इस स्थिति में समाज में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम संघर्ष को टाल सकते हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति कार्य की प्रकृति के बारे में विचार नहीं करेगा, वरन अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उसका पालन करने में जो है संलग्न होगा। इस प्रकार से जो अभी तक हमने पॉइंट देखे हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि जो शांति शिक्षा है उसकी पृथक रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, वरन जो शिक्षा के विभिन्न माध्यम हैं उनसे ही व्यक्ति को संघर्षों से दूर रखने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति संघर्ष रहित और एक शांति की अवस्था में होगा तो उसके द्वारा समाज में किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी और युक्ति युक्त वो कार्य या निर्णय करेगा। अतः शिक्षा के माध्यम से छात्रों में उन कौशलों को अवश्य ही विकसित कर दिया जाना चाहिए या प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए, जिसके कारण वे जो संघर्ष की स्थितियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस है, उसमें स्वयं को ढाल सके या उनसे दूर हो सके। इस प्रकार से समाज में हम शांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे कोई नया टॉपिक देखेंगे, तब तक थैंक यू।